अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 28 अप्रैल 2023। विषय है समय की मांग है जातिगत जनगणना। यह आलेख लिखे हैं केसी त्यागी, पूर्व सांसद हैं, और पंकज चौरसिया जो शोधार्थी जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी क्षेत्रीय विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपनी पार्टी DMK द्वारा आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के प्रथम सम्मेलन में फिर विपक्षी एकता के पुरजोर वकालत की तथा कहा कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, सभी राज्यों से जुड़ा मुद्दा है और भारतीय समाज की संरचना से जुड़ा है। उन्होंने कहा, जहां कहीं भी भेदभाव, बहिष्कार, छुआछूत, गुलामी और अन्याय है, इन जगहों को दूर करने की एकमात्र दवा सामाजिक न्याय है। इस सम्मेलन में अशोक गहलोत, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला आदि विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया और जाति आधारित जनगणना की भी वकालत की। जातिगत जनगणना को तब और बल मिल गया जब कर्नाटक की एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा, आप ओबीसी की बात करते हैं। 2011 के जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह ओबीसी का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, 2021 में नियमित 10 वर्षीय जनगणना होनी थी, लेकिन यह नहीं हो सकी। हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल किया जाए और व्यापक जातिगत जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। कांग्रेस को ओबीसी पहचान की लड़ाई तब लड़नी पड़ रही है जब कुछ दिन पहले एक आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी कहकर प्रचारित किया। कांग्रेस और राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाकर इस संवेदनशील मसले पर बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है और भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे अरसे से की जा रही है और इसके लिए सबसे ज़्यादा सरगर्मी बिहार और उत्तर प्रदेश में रहती है। वर्तमान में जातिगत जनगणना के बड़े नायक बनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उभरे हैं, जहां जनगणना के आंकड़े एकत्र करने का दूसरा दौर जारी है। वर्ष 1931 के बाद कई जाति समूह जनगणना करने वालों से अलग कास्ट स्टेटस की मांग करने लगे। वंश परंपरा का हवाला देते हुए कुछ जातियों के लोग खुद को ब्राह्मण वर्ग में शामिल करने की मांग की, तो कुछ जातियों को क्षत्रिय एवं वैश्य साबित करने के प्रयास होने लगे। यह जाति के आधार पर श्रेष्ठता तय करने का दौर था और आज किसी की जाति पिछड़ेपन की निशानी बन गई है। मंडल आयोग ने गैर हिंदू समुदायों में भी विद्यमान पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण किया है, जिसके कारण उन्हें भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया था। आयोग ने अनुमान लगाया कि भारत की कुल आबादी का 52% ओबीसी वर्ग हैं। पिछड़े वर्ग के नेता भी मानते हैं कि उनकी आबादी लगभग 60% है। यदि जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। जाति जनगणना से सरकार को विकास योजनाओं का खाका तैयार करने में भी मदद मिलेगी और सभी जातियों को उसकी संख्या के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। वर्ष 1931 से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनगणना होती आ रही है, इसलिए शेष जातियों की गणना भी बहुत जरूरी है।
ताकि यदि कोई जाति सामाजिक संरचना में वंचना का शिकार है तो उसे अतिरिक्त अवसर मुहैया कराया जा सके। यदि किसी जाति की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं होगा तो उसके उत्थान हेतु नीति निर्माण कैसे संभव हो पाएगा। यदि अत्यंत पिछड़ी जातियों की सामाजिक वंचना की समाप्ति के लिए उपाय करने में देरी की गई तो उससे असंतोष मुखर होने लगेगा। ओबीसी वर्ग यदि सामाजिक वंचना का शिकार है और कहता है कि उसे उसकी आबादी के अनुपात में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं तो यह माना जाना चाहिए कि संसाधनों के वितरण में व्यापक असमानता व्याप्त है। ऐसी असमानता को समाप्त कर सामाजिक न्याय व समावेशी विकास संबंधी पहल करना देश के उत्तरोत्तर विकास हेतु अति आवश्यक है, जिसकी शुरुआत वंचितों की गणना करने से होनी चाहिए। ओबीसी जातियों के मध्य व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन होना चाहिए ताकि सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक आधार पर वंचना से मुक्त हो गई जातियों को ओबीसी वर्ग से निकालकर अन्य वर्ग में शामिल किया जाए। इससे वंचित जातियों के उत्थान के अवसर भी बढ़ेंगे और ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के मध्य व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। इसी क्रम में एनडीए सरकार द्वारा 2017 में गठित जस्टिस रोहिणी आयोग के आंकड़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आधिकारिक तौर पर इस आयोग की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसमें ओबीसी कोटे को 4 भागों में बांटने की संस्तुति की गई है। आंकड़े बताते हैं कि केवल पिछले 5 वर्षों में ओबीसी की 2633 जातियों में 10 जाति समूहों को कोटे का 1/4 लाभ मिला है। 1000 जाति समूह तो ऐसे भी रहे जिन्हें इस कोटे से 1% लाभ भी नहीं मिला। ओबीसी की तमाम जातियां कर्पूरी ठाकुर मॉडल के आधार पर ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण करने की मांग कर रही है। देश की आधी आबादी की समस्याओं के समाधान के लिए जातिगत जनगणना का होना आवश्यक है। हमें यह भी समझना होगा कि 50% आरक्षण की सीमा कोई अंतिम व आदर्श लकीर नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू कर उस सीमा को तोड़ा जा चुका है। अब समय आ गया है कि जातिगत जनगणना हो तथा विभिन्न राज्यों की विविधता और जातियों की भिन्नता को ध्यान में रखकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर जातियों के लिए समानुपाती प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अगला आलेख है प्रधानमंत्री का संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और संबोधन उनकी अद्वितीय संवाद क्षमता को सिद्ध करते हैं। जिस प्रभावी ढंग से वे अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं उसकी ख्याति वैश्विक स्तर पर है। इस क्रम में उनके मासिक रेडियो संबोधन मन की बात का एक विशिष्ट स्थान है। इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आगामी 30 अप्रैल यानी रविवार को 11 बजे प्रातः प्रसारित होगा। रेडियो एवं टेलीविज़न के आगमन के बाद विभिन्न देशों में राजनेता इन माध्यमों से अपनी जनता से संवाद करते रहे हैं, लेकिन मन की बात जैसे नियमित कार्यक्रम का कोई अन्य उदाहरण हमारे समक्ष नहीं है। आमतौर पर राजनेता जब अपना संबोधन देते हैं तो उसमें राजनीति का पुट या प्रभाव होना स्वाभाविक है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर भी लागू होती है, लेकिन मन की बात इस मामले में असाधारण है। अब तक के 99 एपिसोड का अगर सर्वेक्षण किया जाए तो उसमें राजनीति का अंश मात्र भी परिलक्षित नहीं होता। वे हमेशा देश और जनता से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं, वे भारत के कोने कोने में विभिन्न तरीकों से शानदार काम कर रहे लोगों, जिन्हें उनके
आसपास के अलावा बहुत कम ही भारतीय जानते हैं कि उपलब्धियों और योगदान का नियमित रूप से उल्लेख करते हैं। इससे न केवल समूचा देश प्रेरित होता है बल्कि स्थानीय एवं व्यक्तिगत प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार भी होता है। मन की बात के पहले एपिसोड का प्रसारण आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। धीरे धीरे बहुत से निजी रेडियो एवं टीवी नेटवर्क, सामुदायिक रेडियो और इंटरनेट चैनल भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करने लगे। अपने रेडियो संबोधनों में प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, बेटियों की शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेती, छात्रों की परीक्षा, आत्मनिर्भर भारत, जल संसाधन, जल संरक्षण, विज्ञान के महत्व, कला की महिमा आदि अनगिनत विषयों पर बातचीत की है। इस कार्यक्रम को 1 अरब से अधिक लोग सुनते हैं और बहुत से स्थानों पर इसे सामूहिक रूप से सुना जाता है। उल्लेखनीय है कि 19 से 24 वर्ष के आयु के 62% युवा नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की संवाद शैली की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे एक तरफा बातचीत की जगह लोगों को भी चर्चा में शामिल करना पसंद करते हैं। हर एपिसोड में वे श्रोताओं द्वारा भेजे गए पत्रों के अंश पढ़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वे अक्सर विभिन्न मसलों पर सुझाव भी आमंत्रित करते हैं और अच्छी सलाहों का उल्लेख भी करते हैं। इस सामाजिक व सामुदायिक संवाद के 100 एपिसोड पूरा होना एक ऐतिहासिक अवसर है। अगला आलेख है एक जंतर मंतर लड़कियों के भीतर भी। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर तेजी ईसा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के हैं। देश के कुछ खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यौन उत्पीड़न का मामला है। इस बारे में पढ़कर बहुत कुछ जेहन में आया। पहला कि जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगे हैं उस पर अभी दोष साबित नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में क्या बोला जाए, कुछ बोला भी जाए या नहीं। पूर्वानुमान पर बहुत कुछ चलता है, सही भी होता है और गलत भी। एक बात तो है कि यौन उत्पीड़न हो या अभद्र व्यवहार, यह सब खूब होता है। हमने अपने होशो हवास में देखा है। यह बात यूं ही नहीं हो गई होगी। कई मिनट, कई घंटे, कई दिनों तक कुछ न कुछ किसी भी तरह से चलता ही रहता है, उस खिलाड़ी के साथ भी और उस खिलाड़ी के मन में भी। माफ़ कीजिएगा, वह खिलाड़ी नहीं, उसका देह औरत का है। वह मैदान में खेलते वक्त, ट्रॉफी लेते वक्त भले एक खिलाड़ी की तरह मानी जाए, पर ज़्यादातर जगहों में नहीं। ध्यान दिलाना चाहूँगी कि इस समाज में पुरुष भी हैं, जिनमें से ज़्यादातर सब को रौंद देना चाहते हैं। औरत के शरीर से खिलाड़ी बनने के सफ़र के दौरान शरीर के साथ साथ मन भी मजबूत हो रहे होंगे और इसी मजबूत मन के साथ वे जंतर मंतर पर आई होंगी। अनगिनत लड़कियों, औरतों के अंदर भी एक जंतर मंतर जैसी जगह होती है। बस उस मन वाले जंतर मंतर पर आज समाज, इज्जत, डर जैसी छाया उन्हें कुछ बोलने नहीं देती है। होठों से निकलने वाली आवाज़ को यह घाव अपने दर्द के आह की ओर खींचकर सारी आवाज़ खत्म कर देता है। मन के अंधेरे जंतर मंतर में घर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, पड़ोस, हर तरफ की औरतें एक विचलन छोह के साथ विरोध में दिखाई देती हैं। स्कूल की 2 चोटी वाली सहेली को 7 साल लगे यह बताने में कि उनके शिक्षक किस तरह से उनके शर्ट के कॉलर से हाथ डाल देते थे और कह देते थे कि तेरी चोटी बहुत अच्छी है। मेरी सहेली के गुस्से और अफसोस को डर से ज़्यादा ढक दिया
यह इतनी बड़ी बात थी कि उन्हें विश्वास जैसा माहौल और जगह खोजने में 7 साल लग गए और परिवार व सगे संबंधियों में विश्वास के कोई तार न दिखे जहां इस घाव को टांगा जा सके और उस पर बात हो सके। जैसे ऐसी अनंत कहानियां हैं जहां उस विश्वास को खोजना पड़ता है, जहां दुष्कर्म को एक सामान्य कर्म मानकर छोड़ दिया जाता है। यौन शोषण एवं उत्पीड़न ऐसी बात हो गई है कि जब तक कुछ बड़ा कुछ असामान्य न हो जाए तब तक मवाद अंदर ही अंदर बनता और सूखता है। जानते हैं होता क्या है हमारे आसपास? मेरे साथ तो उसने कुछ किया नहीं तो क्यों रिएक्ट करना वाली मानसिकता ही कई संभ्रांत इज्जतदार लोगों को इस मैले कुचले रंगों वाली आदतों के साथ हिम्मत देती है। स्टाफ बाथरूम में कईयों को रोते देखा जाता है, कारण भी मालूम होता है, पर बस अच्छा हम क्या करोगी कहकर हम सब सामाजिक बुनावट में व्यस्त हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में देखा है कि गाइड हो या शिक्षक, सबके अपने ईगो होते हैं और वह सबके लिए नहीं होते, खास खास लड़कियों के लिए होते हैं। यह भी आसपास में मालूम होता है कि कारण क्या है, पर विरोध क्यों करना? किसी भी थीसिस रुक सकती है, किसी की थीसिस भी रुक सकती है, कोई फेल हो सकता है, अगले सेशन में दाखिला रुक सकता है। यही डर ऐसे लोगों का हिम्मत बढ़ाता जाता है। सामाजिक रूप से चारित्रिक दोष की पुष्टि हो चुकी होती है, पर दोषी के पुरुष साथियों की तरफ से उनके संबंध की घनिष्ठता में कभी कमी नहीं देखी गई। प्रोफेशनल संबंध की बड़ी मजबूरियां होती हैं, यह कहकर लोग बच जा रहे हैं, पर नज़दीकी संबंधों का क्या? हमारे रिश्ते के चाचा अपने रिश्ते की भतीजी के साथ उसके बचपन से ही उसके शरीर से खेला करते थे। सब जानते थे, पर मार कौन खाता? भतीजी, जिसे मालूम भी नहीं था कि क्यों मारा जा रहा है। उसे गंदे खेल के बावजूद दोनों परिवारों के संबंध अच्छे हैं। कई वर्ष बाद जब किसी अन्य औरत द्वारा उनके दुष्कर्म का विरोध हुआ तो बात हो गई। तब भतीजी वाली बात भी निकली, पर कहा गया कि संबंध खराब हो जाते, पर आज तक अच्छे संबंध हैं। यही सब हिम्मत देता है उस चाचा जैसे लोगों को। हमने स्कूलों में, पड़ोस में, यूनिवर्सिटी में, दफ्तर में सब जगह देखा है। खुद पीड़ित लड़कियां भी नहीं बोलती, लोग बोलने नहीं देते जब तक कि स्थिति बदतर न हो जाए। मुझे नहीं मालूम इस बार जंतर मंतर से उठी बातें कहाँ तक जाएंगी, लेकिन हम देखते आए हैं कि लड़कियों को कुछ बड़े इज्जतदार लोग मिलते हैं जो दूसरी लड़कियों को मरोड़ देना चाहते हैं। पर उनका क्या? पर इन सब के बाद भी इस बारे में बोलते रहना जरूरी है, मन के जंतर मंतर से दिल्ली के जंतर मंतर तक। अगला आलेख है हरियाली की दीवार, एक महत्वपूर्ण पहल। यह आलेख लिखे हैं सुधीर कुमार, जो एक टिप्पणीकार हैं। हाल ही में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के टिकली गांव से महत्वाकांक्षी अरावली हरित दीवार परियोजना का अनावरण किया। यह परियोजना चीन और अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वाला प्रोजेक्ट की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य अरावली से संबंध 1400 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। मरुस्थलीय को रोकती और वनीकरण को बढ़ावा देती यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट
डेजर्टिफिकेशन के 14वें संस्करण की मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया था। इसके अंतर्गत 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यानी भूमि क्षय के स्तर को तटस्थ रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अरावली क्षेत्र की बंजर भूमि की पुनर्बहाली उसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सार्थक कोशिश मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक को हरियाली के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य अरावली क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से सेहतमंद बनाना और जैव विविधता को समृद्ध कर भूमि निम्नीकरण, मरुस्थलीय और धूल भरी आंधियों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस क्षेत्र में जंगल विकसित किए जाने से मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। जंगल के विकास से मृदा अपरदन और भूस्खलन जैसी आपदाओं को रोका जा सकेगा। घने जंगल विभिन्न जीवों और वानस्पतिक विविधता के केंद्र होंगे। हरियाली की इस पट्टी का वर्षा कराने और भूजल स्तर में वृद्धि में भी अहम योगदान रहेगा। परियोजना के तहत इस क्षेत्र की जल राशियों जैसे नदियों, तालाबों और झीलों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा तथा सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता की समस्या खत्म होगी। ये क्षेत्र ऑक्सीजन के बड़े उत्पादक होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 1/3 भूमि क्षरण का शिकार है। इससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद को हर वर्ष 2.5% का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में हर वर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है। भूमि क्षरण के कारण अनाज उत्पादन के प्रभावित होने से खाद्य कीमतों में सामान्यतः 30% की बढ़ोतरी हो जाती है। भूमि क्षरण को रोकने और क्षरित भूमि के उपजाऊपन को बहाल करने की दिशा में हरित दीवार का निर्माण मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगला आलेख है देश दुनिया से अकाल से जूझता पूर्वी अफ्रीका और दुनिया का बेपरवाह रवैया। पूर्वी अफ्रीका में जहां एक दशक से भी कम समय में तीसरी बार अकाल का संकट मंडरा रहा है, हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति भूख से मर जाता है। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और आर्थिक झटकों से उपजे इस संकट ने इथोपिया, केन्या, सोमालिया और दक्षिण सूडान के लगभग 30 लाख लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि उन्हें मानवीय सहायता और सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। इथोपिया, केन्या व सोमालिया में भी गंभीर सूखे के हालात के लगातार 5वीं बार भी जारी रहने की संभावना है, जबकि भारी बाढ़ के कारण दक्षिण सूडान के अधिकांश हिस्सों में भूख संकट गहरा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बीते वर्ष अकेले सोमालिया में भूख संबंधी कारणों से 43,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन चारों देशों में पानी, भोजन और आय की तलाश में लाखों परिजनों ने अपना घर छोड़ दिया है। उन्हें प्रतिदिन तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे क्षेत्र में लाखों बच्चे हर दिन भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। इन परिस्थितियों में एक पूरी पीढ़ी कुपोषण, बौनापन, बीमारी और स्कूलों के बंद होने के दीर्घकालिक परिणामों के साथ जिएगी। 3 वर्ष से यह खतरा मंडरा रहा है। 2011 में आए अकाल का दुखद पूर्वानुभव है, जब 2.5 लाख से अधिक लोग केवल इस कारण मारे गए थे क्योंकि दुनिया ने इस संकट पर बहुत देर से प्रतिक्रिया दी थी।
वर्तमान संकट पर भी एक बार फिर बहुत कम और बहुत देर से प्रतिक्रिया आई है। भूखमरी का स्तर बढ़ने पर बेपरवाही से खड़े रहना अनैतिक और अस्वीकार्य है, विशेषकर इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम मिलकर काम करें तो अकाल को रोक सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, हम फिर से ऐसा कर सकते हैं। अगला आलेख है बैंक में ग्राहकों से मिले पूरी सुरक्षा। बैंक में ग्राहकों में मिले पूरी सुरक्षा। हर दूसरे तीसरे दिन विभिन्न जगहों पर बैंक में लूट की घटना होती है, इसलिए बैंक की शाखाओं के मेन गेट पर पुलिस के जवानों को तैनात की जाए। बैंक में घुसने के पहले सभी ग्राहकों के पासबुक, चेक, एटीएम कार्ड आदि की जांच गेट पर तैनात पुलिसकर्मी करें। जांच के बाद ही ग्राहकों को एंट्री देनी चाहिए। साथ ही एयरपोर्ट या मॉल की तरफ बैंक में भी सुरक्षा के लिए ग्राहकों के बैग व झोला गेट पर जमा कर लेना चाहिए। बैंक शाखा परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तथा सायरन का ठीक से रख रखाव किया जाना जरूरी है। अगला आलेख है बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी। अब भारत की आबादी चीन से आगे निकल चुकी है। अब समय आ गया है कि जनता तथा सरकार दोनों पंचायत से केंद्र स्तर तक एक चैनल विकसित कर आबादी को नियंत्रित करने के लिए कारगर उपाय खोजे। देश में संसाधन सीमित हैं, इसके अंधाधुंध उपभोग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम दुनिया भर में महाशक्ति के तौर पर उभर रहे हैं, साथ ही विशाल जनसंख्या भी होती जा रही है। इससे अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी आदि समस्याओं का बढ़ना तय है, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। अगला आलेख है सृष्टि का आधार। जीवन एक प्रवाह है, थम जाना मृत्यु है। जो आपको इस सृष्टि ने दिया है उसे वापस इस सृष्टि को लौटाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं या विकास की सीढ़ी पर ऊपर उठ सकते हैं। ये ना भूलें कि दूषित से दूषित जल प्रवाहित होने से स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छतम जल भी स्थिति होने पर सड़ने लगता है। इसलिए जो मिला है उसे आगे बांटें। योग ही प्रकृति है तथा प्रकृति ही योग है। यदि आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो वह भी आपके विरुद्ध होगी। फिर भला दोनों के बीच तारतम्य या सामंजस्य कैसे होगा? कर्म ही सृष्टि का आधार है तथा कर्म विधान ही इसे नियंत्रित करता है। आप जो भी देंगे वह कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। योग के प्रारंभ में आप स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। आपके स्वयं के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और जब आप योग में आगे बढ़ने लगते हैं तो आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इस सृष्टि में उन्मुक्त हो जाती है। बदले में इस ऊर्जा की एक विपरीत प्रतिक्रिया हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कोई चोट पहुंचाता है या पीड़ा देता है। प्रत्येक सुख या भोग के रूप में आप इस सृष्टि से कुछ लेते हैं। भोग गलत नहीं है, किंतु उसके बदले में आपको कुछ भी देना पड़ता है। जो शक्ति इस सृष्टि का संचालन कर रही है वह एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। उसके पास हर किसी का और हर चीज़ का लेखा जोखा है। अपनी ज़रूरत से अधिक लेते ही हमें वह वापस चुकाना पड़ता है। यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसे आगे बांटें। यदि आप भूखे गरीब को भोजन खिलाते हैं तो आपको बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा। अगर आप बीमारों की सहायता करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। यदि आप लोगों को शिक्षा देते हैं तो आपके पास विद्या की कमी नहीं होगी। आप जो देंगे वह कई गुना आपको प्राप्त होगा। यही नियम हमारे जीवन
को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। यही विधि का विधान है। इसी के साथ आज का संपादकीय समाप्त होता है।